नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बताते चलें। बिहार पर चिराग पासवान की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं, मैं बिहार में ही रहना चाहता हूं, मेरे पिता की केंद्र में रुचि थी। और ये बड़ा बयान चिराग पासवान की तरफ से, बिहार पर चिराग पासवान का ये बड़ा बयान इस वक्त सियासत के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं, मेरे पिता का केंद्र में जरूर रुचि था, लेकिन मेरी सोच, मैं बिहार में ही रहना चाहता हूं, मेरे पिता की केंद्र में रुचि थी, ये कह रहे हैं चिराग पासवान। साथ ही साथ कहा उन्होंने कि मेरी सोच उनसे अलग है, मेरी सोच बिहार के लिए है, बिहार में मेरी रुचि है, मैं बिहार में ही काम करना चाहता हूं। और इस बयान के साथ उन्होंने ये जरूर जाहिर कर दिया कि अब जो चिराग पासवान है उनकी राजनीति का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ बिहार है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में मैं रहा हूं, बंबई में मैंने काम किया है और मैंने करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बिहारी किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। 2013 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए, उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया। बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूं। Unlike my father, who was very clear that he wants to be in the center politics, I am very clear that कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। उस सोच को धरातल पर उतारना है, जो कतई केंद्र में रहकर नहीं होगा, बिहार में ही रहकर होगा। तो चिराग पासवान की तरफ से इस बयान का दिया जाना कि मेरे पिता की सोच हमेशा केंद्र में जाने की थी, लेकिन मैंने अपनी सोच साफ कर दिया था कि मैं बिहार में ही रहकर बिहार की राजनीति करना चाहता हूं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जिस नारे को लेकर मैं चल रहा हूं, यही मेरा ध्येय भी है। जैसे ही चिराग पासवान की तरफ से ये बयान आता है, इस पर राजनीति बिहार की गर्म हो चुकी है। एनडीए के सभी घटक दल बिहार में एक साथ मिलकर पूरी ताकत के साथ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और प्रचंड जीत हासिल करेंगे। चिराग पासवान जी अभी युवा हैं और बिहार के प्रति उनकी यह सोच गठबंधन के लिए काफ़ी सकारात्मक संदेश है। उनके बिहार में काम करने से निश्चित रूप से 2025 चुनाव में एनडीए को बहुत बड़ा लाभ बिहार में होने जा रहा है। 2025 में फिर से नीतीश के नारे के साथ एनडीए यहाँ पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में डटी है। तो बिहार में अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिहार में रहना चाहते हैं, ये तो स्वाभाविक चीज़ है। इससे तो एनडीए और ताकतवर होगा और संकल्प है उनका कि नीतीश कुमार जी को 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगे तो 25 से 30 फिर से नीतीश। जो भारतीय जनता पार्टी की पहले से सोच रही है कि जनता दल और नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से हाशिए पर पहुंचा दिया जाए, राजनीतिक रूप से उनकी राजनीति को यहीं समाप्त कर दिया जाए। जेपी नड्डा की जो सोच थी, उसी सोच के तहत भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये एनडीए का प्रायोजित है। फिर से 2020 के तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को हनुमान बनाना चाहती है और नीतीश कुमार जी को लंका ढाने में काम में लग गई है। वहाँ पे सर फुटअव्वल का एक बेहतरीन नायाब तरीका है कि चिराग पासवान जी बार बार बोल रहे हैं कि बिहार की प्राथमिकता देंगे। देश में 1921 में जात के आधार पर जनगणना हुई, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए। जितनी भी जातियां इस देश में बसती है, सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। तो बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना करवाएगी। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों में खुशी की लहर है। पूरा पटना शहर आप देखेंगे तो ये पोस्टर से पाट दिया गया है। एनडीए ने सरकार के फैसले पर धन्यवाद दिया, जबकि विपक्ष मामले पर क्रेडिट लेने में जुटा हुआ है। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर में एनडीए के ये पोस्टर, तो दूसरी तस्वीर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है और एक तरफ से
ये बताने का प्रयास कि देखिए जाति जनगणना कराकर लोगों की इच्छाओं के अनुरूप अब उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए, ये सरकार की मंशा है और इसीलिए एनडीए की तरफ से पोस्टर लगाए गए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के इस पोस्टर को देखिए, जहां इस जाति जनगणना को कराए जाने की केंद्र सरकार के फैसले के पीछे अब क्रेडिट लेने वाली तस्वीरें पोस्टर के जरिए सामने आने लगी हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार ने पहले से यह तय किया हुआ था कि सेंसेक्स के साथ ही जाति की जनगणना जो है वो कराई जाएगी। आने वाले समय में सभी जातियों को उनका अधिकार मिल सके, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक छोड़ दिया। पहली बार ऐसा मौका आया जब सभी विपक्ष के लोगों ने मोदी जी के इस निर्णय पर पटाखे फोड़े और मिठाई खिलाई। इसके साथ हम ऑफिशियल जातीय गणना भी कराएंगे, जिससे कि आने वाले समय में सभी जाति को उनका अधिकार हम सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल पोर्टल से दे पाएंगे। अब तो हम दे दिए जवाब, लेकिन कि पहला बार ऐसा हुआ कि सारे विपक्ष ने मोदी जी के इस फैसले पर पटाखा तक फोड़ दिया। ये एक नया माहौल देश का बना है कि अब मोदी जी के समर्थक सभी इंडी गठबंधन के नेता धीरे धीरे बनते जा रहे हैं और कल इसका प्रमाण मिला है। तो देखिए, बिहार में क्रेडिट की सियासत पर नेताओं की बयानबाजी भी इस वक्त जारी है। एनडीए नेता क्रेडिट लेने वाली आरजेडी और कांग्रेस पर हमला कर रहा है, तो जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने घोषणा पर केंद्र सरकार को ही घेरा। नीतीश कुमार जी सबके सपनों को पूरा करने का काम जातीय जनगणना करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। बिहार में सफलतापूर्वक जाति आधारित गणना कंप्लीट करा देने का, पूर्ण करा देने का और उसको अपने अंतिम अंजाम तक पहुंचा देने का श्रेय हमेशा इतिहास में नीतीश कुमार के नाम ही दर्ज रहेगा, उसको कोई दूसरा बांट नहीं सकता। दिस वॉज द नीड ऑफ द आवर। अब जरूरत थी कि ये जनगणना हो, ताकि सही मायनों में और समय समय पर मैंने इस बात को कहा है, मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति को मैं नहीं मानता, पर जो हकीकत है देश की उसको भी आपको स्वीकारना होगा। और खासतौर पर मैं जिस राज्य से आता हूं, आयरनी है, विडंबना है, पर मुझे इस बात को स्वीकारने में भी फिर परहेज नहीं है कि अधिकांश विषयों पर जातीय प्रमुखता बन जाती है। कि भाजपा जो अभी देश में इसको करने जा रही है, भाजपा की सरकार जिसने घोषणा की है, वो लोग तो बिहार में सरकार में हैं। 2 साल पहले जातीय जनगणना यहाँ बिहार में कराया गया है, तो भाजपा के लोगों को ये बताना चाहिए कि जो बिहार में जनगणना हुई जाति आधारित, उस पर जो फाइंडिंग आए, उस पर यहाँ की सरकार ने क्या किया है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गणना के साथ, सेंसस के साथ पूरे देश में जातीय जनगणना कराने की इस चीज को मुहर लगाया गया कि पूरे देश में गणना के साथ जातीय जनगणना भी होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। जातिगत जनगणना पर तेजस्वी यादव राजनीति के छुरछुरी पटाखा अपने आप को साबित करना चाहते हैं। 1994 में नीतीश कुमार जातिगत जनगणना की सदन में आवाज बन रहे थे। देश के वंचितों की आवाज, देश के अति पिछड़ा, दलित, सामान्य समुदाय, अल्पसंख्यक, सबके हित को सोचने वाला एक दूरदर्शी नेता। तो अब क्रेडिट लेने की होड़ लगी है, लेकिन ये सबको पता है कि ये जातीय जनगणना जो आज केंद्र सरकार ने फैसला लिया कराने का, ये जीत श्री लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी की है। अंततः नरेंद्र मोदी सरकार को राहुल गांधी जी की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि राहुल गांधी जी की बात, राहुल गांधी जी की आवाज भारत की आवाज है। तो वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया और इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए हैं,
बिहार में भी हम लोगों ने जब सत्ता में थे उसी समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और श्रद्धेय सुशील मोदी जी के नेतृत्व में ये निर्णय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इसका समर्थन भी किए थे। और आज ये पूरे देश में लिया गया है जातीय जनगणना, और ये इन लोगों के हाथ में जो राजनीति का तोता था वो उड़ गया। तो जातीय जनगणना पर क्रेडिट लेने की होड़ के बीच जेडीयू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पुराना वीडियो जारी किया। यह बयान 1994 में संसद की कार्यवाही का है। जेडीयू ने सीएम नीतीश का बयान जारी करते हुए कहा कि आज क्रेडिट लेने वाले देख लें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद में अपने बयान के तौर पर 1994 में ही सदन में जातीय जनगणना की मांग उठाई थी। देश में 1931 में जात के आधार पर जनगणना हुई थी, कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद से कास्ट सेंसस नहीं हुआ है। आज हर जाति दावा करती है कि मेरी आबादी इतनी है, मेरा ये इतना प्रतिशत है। इसलिए एक बार इस देश में जाति के आधार पर जनगणना हो जानी चाहिए और जात के आधार पर जनगणना करने के पश्चात जितनी भी जातियां इस देश में बसती है सबको आबादी के हिसाब से आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और यह आरक्षण हो जाएगा। किसी का न कोई हक छीनने वाला होगा, न किसी को आत्मदाह करने की नौबत आएगी। तो जातीय गणना के फैसले पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया। आरजेडी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने खूब पटाखे जलाए और लोगों के बीच लड्डू बांटे। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने केंद्र के इस फैसले का श्रेय लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को दिया है। जातीय गणना के केंद्र के फैसले पर आरजेडी में आतिशबाजी आज भी जारी है। और यहाँ पे आपको बता दें कि तमाम आरजेडी के जो नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो आज यहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं। जहाँ पे कल तेजस्वी यादव को देखा गया था एक पोलो रोड में आतिशबाजी करते हुए, वहीं पे तमाम जो लोग हैं वो आज आतिशबाजी कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। तो ये खास तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं जहाँ पे तमाम जो लोग हैं लालू बांट रहे हैं और खिला रहे हैं। सीधे तौर पर हम बात करेंगे ये पटाखे जलाकर ये जश्न, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के संघर्षों का जीत हुआ है, तेजस्वी यादव के संघर्षों का जीत हुआ है। लालू यादव जिस चीज के लिए हमेशा संगठित रहे वो आज जीत हुआ। जदयू कह रही है कि ये नीतीश कुमार और दिवाली तो हो गई ना, दिवाली हो गई, इस फैसले को लागू किया था। नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और हमारे आदरणीय नेता लालू मानना पड़ा। बहुत पहले इस मुद्दा को उठाए थे। कारण ये हुआ क्या कहेंगे जीत। देखिए आज हमारे संघर्षों की जीत हुई है, वैचारिक जीत, और इस खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं और पटाखे फोड़ रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, सभी को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। जी क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव मानते एक तरफ जदयू कह रही है कि नीतीश कुमार की जीत है। रोड से देखिए नीतीश कुमार की तो होना नहीं है। कई वर्षों से हमारे नेता इसमें संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि आरजेडी के जो पहल की उसके कारण जीत है। और आने वाले दिनों में कहा गया है कि जो जातीय गणना है इसके जो बिहार में जो हुआ था उसको 9वीं अनुसूची में डाला जाए। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। तो जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जश्न की तस्वीरें जो हैं वो विपक्षी खेमे से भी सामने आई। दो तस्वीर अब आपको दिखाने जा रहे हैं। इन दो तस्वीरों को अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि जातीय जनगणना पार्टियों के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। बुधवार रात की तस्वीर पहली, जब आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, पटाखे फोड़े गए। तेजस्वी यादव आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे जहां पर आतिशबाजी की जाती है, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जातीय जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले का क्रेडिट लिया क्या कि भाई ये हमारी वजह से संभव हो पाया है। वहीं आज की तस्वीर देखिए जब आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने आतिशबाजी करते हुए तमाम कार्यकर्ता आरजेडी के आपको दिख रहे होंगे, पटाखे जलाए गए और कहा गया कि भाई ये हमारे संघर्षों का नतीजा है।
जो आज केंद्र सरकार को जातीय जनगणना कराने का फैसला लेना पड़ा और इसीलिए ये जश्न हमारे तरफ से भी मनाया जाता हुआ मिठाई खिलाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज वासियों को एक और नई सौगात दी है। अब राजधानी पटना के बाद गोपालगंज में भी 50 बेड का आयुष अस्पताल बनाया जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृति दे दी है। यह अस्पताल सदर प्रखंड के तिरविरवा में लगभग 15 करोड़ की लागत से बनने वाला है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस अस्पताल की मांग केंद्र सरकार से की थी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात कर इसके लिए आभार व्यक्त किया है। इस अस्पताल में आयुर्वेद, योग, यूनानी, एलोपैथी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से इलाज की व्यवस्था होगी। तिरबिरवा में जगह चिन्हित किया गया है, वो ऑलरेडी पहले से चिन्हित हो चुका है। वहीं टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद से वहां बनेगा और इस आयुष हॉस्पिटल में 5 तरह के डॉक्टर होंगे। वो हो गए आयुर्वेद से, यूनानी से, होम्योपैथ से, योग से, सिद्ध से। जिनको जिस पैथी में विश्वास होगा उसमें जाकर इलाज कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोपालगंज वासियों को एक बड़ी सौगात दी है। गोपालगंज में अब आयुष अस्पताल खुलेगा। पटना के बाद गोपालगंज में 50 बेड का आयुष अस्पताल बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में स्वीकृति दे दी है। ये अस्पताल सदर प्रखंड के तिरविरवा में लगभग 15 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने इस अस्पताल की मांग की थी और इसके बाद केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी मिल गई है। गोपालगंज के सांसद ने कहा कि लंबे समय से आयुष अस्पताल के लिए मांग चल रही थी और अब केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस अस्पताल के निर्माण होने के बाद गोपालगंज के लोगों को आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ चिकित्सा पद्धतियों का लाभ मिलेगा और उनका इलाज होगा। तो ऐसे में गोपालगंज वासियों को केंद्र सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है और अब 50 बेडों का आयुष अस्पताल गोपालगंज में बनने जा रहा है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। समस्तीपुर के जितवारपुर हकीमाबाद में देर रात एक घर में आग लग गई। जलकर इस आग में बुजुर्ग दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। आग इतनी विकराल थी कि लाख कोशिशों के बाद भी 70 साल के लखन सहनी और 65 साल की पूरन देवी को बचाया नहीं जा सका। घर में आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। मृतक के बेटे ने आग लगने की घटना के पीछे किसी साजिश होने की आशंका को जाहिर जरूर किया पुलिस। फिलहाल इन आरोपों पर जांच में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अचानक से चारों तरफ से ये मकान जो है वो आग के गोले में तब्दील नजर आया और इसमें झुलसकर 2 लोगों की जान चली गई। दंपत्ति बताए जाते हैं, बुजुर्ग दंपत्ति, जिन्हें प्रयास किया गया यहां से निकालने का, लेकिन कोशिश सफल नहीं। तो आग इतना तूफान में था जिसका कोई मतलब हिसाब नहीं था। आग मंगवाया गाड़ी ये सरकारी, तो वो गाड़ी से जो है सो बुझाया गया। अच्छा, तो 2 लोग जल गए इसमें? जी। कौन है वो? मेरे मम्मी और पापा। गया जंक्शन पर आरपीएफ की सतर्कता से एक महिला और 2 बच्चों की जान बचाई गई। मानपुर की रहने वाली एक महिला पति से झगड़ा होने के बाद जान देने की नियत से जंक्शन पहुंची और अपने बच्चों के साथ रेल के सामने कूदने की कोशिश की। तभी सीसीटीवी से जंक्शन पर लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रही एसआई पूनम कुमारी की नजर इस पर पड़ती है। पूनम तुरंत महिला सिपाही के साथ यहां इस महिला के पास पहुंची। महिला ने बताया कि वो घर से झगड़ा कर जंक्शन पर बच्चों के साथ जान देने के लिए पहुंची हुई थी। हालांकि आरपीएफ की सतर्कता से महिला और बच्चे की जान बचाई गई। उनको निडर करते हुए काउंसलिंग किया, पूछताछ किया, तो ये तथ्य प्रकट हुआ कि वो महिला घर से परिवार आपसी कलह की वजह से नाराज होकर स्टेशन पर आ गई थी और उसका नियत जो है जान देने का था अपने बच्चों के साथ। अविलंब उस महिला और बच्चों को रेस्क्यू किया गया, इस पोस्ट पर लाया गया। और वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां बेलगाम पिकअप वैन ने 5 लोगों को रौंद दिया है। मौके पर ही एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जाती है। गुस्साए लोगों ने
पिकअप में आग लगा दी। पिकअप चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। हाजीपुर लालगंज एसएच 74 की ये घटना और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती फिलहाल यहां एहतियाती तौर पर की गई है। तो वैशाली से ये बड़ी खबर, जहां बेलगाम पिकअप ने 5 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। तो मौके पर ही एक शख्स की मौत हुई है। 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जाती है। पिकअप वैन के ड्राइवर को लोगों ने पकड़ा और फिर पुलिस के हवाले किया। क्या हाजीपुर लालगंज एसएच 74 पर यह घटना हुई है, जहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इस वक्त भी की गई है। लोगों का आक्रोश और इस आक्रोश के मद्देनजर एहतियाती तौर पर यहां पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई। हाजीपुर लालगंज एसएच 74 ये व्यस्त इलाका और इसी इलाके में हादसा जहां एक शख्स की मौत हो जाती है। वैशाली संवाददाता प्रफुल्ल कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, क्या जानकारी मिल रही है? इस वक्त गंभीर लोगों की स्थिति कैसी और हालात कैसे हैं? जी देखिए, ये घटना जो हुई है वो बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हाजीपुर लालगंज एसएच 74 जो है उसके हादसार के पास एक अनियंत्रित पिकअप जो है वो सड़क किनारे खड़े, चूंकि वो एक्सीडेंट करके आ रही थी पीछे से और उसके बाद भागने के क्रम में उसने 5 लोगों को कुचल दिया है। एक युवक की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 की हालत जो है गंभीर है, जिसे इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। और उसके बाद लोग आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों ने पिकअप में आग भी लगा दी। हालांकि फिर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची, नगर थाना की पुलिस पहुंची, हथसारगंज ओपी की पुलिस पहुंची और एसडीपीओ भी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद लोगों को समझाया बुझाया गया और फायर ब्रिगेड की मदद से आग जो लगी थी पिकअप में उसे बुझा दिया गया है और जो चालक है उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और घायल जो है उसमें से 2 की जो हालत है वो गंभीर है, जिसे देखते हुए पीएमसी रेफर किया गया। बाकी जो 2 घायल हैं वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल इस तमाम जानकारी के लिए। पूर्णिया जेल में सजा पूरी कर चुके 9 विदेशी कैदी संसीमन केंद्र में रह रहे थे और इन कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है। अब इनको इनके देश भेजने की प्रक्रिया को पूरी किया जा रहा है। संसीमन केंद्र में रह रहे कैदियों में 4 बांग्लादेश के, 3 सूडान और एक कैदी नाइजीरिया और म्यांमार के रहने वाले बताए गए हैं। ये सभी बिना किसी वैध कागजात के बिहार में पकड़े गए। संसीमन केंद्र में विदेशी बंदियों को रखा जाता है। तो 9 विदेशी कैदियों की सजा पूरी हो चुकी है। अब इसे लेकर दस्तावेजी कार्रवाई जो है वो पूरी की जा रही है। जेल के अंदर में ही बाहर परिसर में एक संसीमन केंद्र है, वहां पर अभी वर्तमान समय में 9 विदेशी बंदी हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, जिनका अपने देश स्वदेश जाने का निवर्सन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पूर्णिया के केंद्रीय कारा कैंपस में बने संसीमन केंद्र में इन दिनों 9 विदेशी नागरिक हैं। इन 9 विदेशी बंदियों में 4 बांग्लादेश के हैं, जबकि 3 सूडान के, 1 नाइजीरिया और 1 म्यांमार के बंदी हैं। और ये सभी बंदी अलग अलग जिलों से आए हुए हैं, जो अपनी सजा पूरी कर यहाँ संसीमन केंद्र में पिछले कई महीनों से बंद हैं। हालांकि एम्बेसी के द्वारा उन देशों में इनके लिए मैसेज भी भेजा गया है, लेकिन उसमें से 9 में से मात्र 2 बंदियों के लिए भेजने की कवायद शुरू हो गई है। अन्य 7 बंदियों का अभी भी प्रतीक्षा सूची में है और एम्बेसी के द्वारा उनकी भी उनके परिजन की भी तलाश की जा रही है। उनके परिजनों, उनके जिस देश के वो नागरिक हैं, जिसमें बांग्लादेश, सूडान, नाइजीरिया और म्यांमार के, इन 4 देशों को लिखा गया है और जब वहां से डिमांड होगा उसके बाद यहाँ से उन देशों को, इन बंदियों को भेज दिया जाएगा। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।